Hello everyone, welcome to Vini Pharma. I am Vishal here and today we will study about micromeritics. So first of all, most of the time question is asked in examination, what is micromeritics? So micromeritics is the study of particles. Of what kind of study you do in micromeritics? Fundamental properties of particles or derived properties of particles. बेसिकली जो पार्टिकल्स हैं उनको हम माइक्रोमीटर और नैनोमीटर में मेजर करते हैं. जैसे कि यदि हम मीटर के अकॉर्डिंग देखें तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 माइक्रोमीटर और नैनोमीटर की रेंज में देखें तो 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है. तो बहुत माइक्रोमीटर हमें पार्टिकल साइज मेजर करने पड़ते हैं. आपका जो फार्मास्यूटिकल पाउडर जो होता है वो पॉली डिस्पर्स होता है, उसमें कई वेराइटी ऑफ पार्टिकल्स होते हैं. आपका मोनो डिस्पर्स मतलब एक ही पार्टिकल साइज नहीं होता, उसमें अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए वो पॉली डिस्पर्स सिस्टम है. इसलिए हमें उसमें कैलकुलेशन और उसकी स्टडी करना जरूरी है. तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में आप क्या पढ़ते हैं? पार्टिकल साइज, साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल का शेप, सरफेस एरिया, वेट और नंबर, पार्टिकल्स नंबर और पार्टिकल वेट डिस्ट्रीब्यूशन. इसकी हम अलग से और क्लास स्टडी करेंगे. फिर डेराइव्ड प्रॉपर्टीज में आपका क्या जाता है? डेंसिटी, फ्लो प्रॉपर्टी, पोरोसिटी और बल्कीनेस. अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट यदि हम देखें कि माइक्रोमेरिटिक्स हमको स्टडी क्यों करना है, तो ड्रग रिलीज एंड डिसोल्यूशन. ड्रग का रिलीज और डिसोल्यूशन क्या होता है? जब आपका जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिसइंटीग्रेट होते हैं. डिसइंटीग्रेट होने का मतलब पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन होना. पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होने के बाद में उनमें से ड्रग का रिलीज होना आपका ड्रग रिलीज और डिसोल्यूशन कहलाता है. तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब पार्टिकल उनका साइज कम होगा. बहुत ज्यादा बड़ा पार्टिकल साइज होगा तो इट विल टेक टाइम टू डिसोल्यूट और रिलीज ऑफ ड्रग. सेकेंड हम बात करें एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग एक्शन की. आपका ड्रग एक्शन और आपका जो बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन टोटली डिपेंड्स ऑन पार्टिकल साइज. पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे ग्रिसियोफिल्मिन की हम बात करें, जब उसका पार्टिकल साइज बहुत हम रिड्यूस कर देते हैं तो उसका एक्शन जो पोटेंसी है जो बढ़ जाती है. फिर हम बात करते हैं फिजिकल स्टेबिलिटी. फिजिकल स्टेबिलिटी जैसे हम सस्पेंशन पढ़ेंगे तो सस्पेंशन में पार्टिकल साइज का फिजिकल स्टेबिलिटी से बहुत कोरिलेशन होता है, जो कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, सेटलिंग वगैरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. फिर चौथा इसका एडवांटेज एप्लीकेशन है आपका ड्रग यूनिफॉर्मिटी. आप फ्लो प्रॉपर्टीज जब होती है, पार्टिकल्स फ्लो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर, तो एक यूनिफॉर्म डोज जो है, यूनिफॉर्म एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आपके डोजेस फॉर्म में प्रेजेंट हो, ये आपका डोज यूनिफॉर्मिटी को इंडिकेट करता है. आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज माइक्रोमेरिटिक्स में मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल साइज. देयर आर डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल्स. ऑप्टिकल मेथड, सीविंग मेथड, सेडिमेंटेशन और आपका कंडक्टिविटी मेथड. अब हम देखेंगे कि सिंपली कि आप कैसे एग्जाम्स में इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्टिकल मेथड, जिसको आप माइक्रोस्कोपी ऑप्टिकल मेथड, माइक्रोस्कोपी मेथड भी बोलते हैं इसको. आप इसमें क्या करते हैं? ऑप्टिकल मेथड में माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं. सेकंड हम इसमें बात करें पार्टिकल साइज रेंज, आपके 0.2 से 100 माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज को आप इसमें मेजर कर सकते हैं. यदि सेकंड पॉइंट इसमें आप ये भी बता सकते हैं स्टार्टिंग में कि नंबर जो इसमें पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ये आप देखेंगे कि क्लासेस में कैसे नंबर डिस्ट्रीब्यूशन और वेट डिस्ट्रीब्यूशन. फिर इसमें माइक्रोस्कोप यूज करते हैं. नॉर्मल माइक्रोस्कोप का जब हम यूज करते हैं तो उतना अच्छा रेजोल्यूशन नहीं मिलता, इसलिए कई सारे एडवांस माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है इसमें. आप ये बता सकते हैं स्टार्टिंग थ्योरी में, जैसे कि सैम आपका स्कैनिंग माइक्रोस्कोप और टैम आपका अदर जो माइक्रोस्कोपी होते हैं वो आप एडवांस यूज करते हैं इसमें. एप्लीकेशन यदि हम देखें तो आपका जो ऑप्टिकल मेथड का या माइक्रोस्कोपी मेथड का, तो आपका इंपॉर्टेंस सस्पेंशन, एरोजोल और रिमल्सन के पार्टिकल्स को आप जो है इनमें से देख सकते हैं. फिर यदि हम प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर को इसको मैं सिंपल तरीके से समझाऊं कि प्रोसीजर क्या होता है. इसमें आपको माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप में सिंपली हम देखते हैं, कई बार आपने 12th में ही प्रैक्टिकल किया होगा, तो उसमें आप स्लाइड को नीचे रखते हैं और आप डायरेक्ट जो है आईपीस से उसको आप देखते हैं. नीचे अलग लेंस होता है और आईपीस में अलग लेंस होता है. लेकिन जब आप ऑप्टिकल मेथड की बात करते हैं और माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो इनमें कुछ चीजों का आपका ध्यान रखना है, जैसे कि आईपीस माइक्रोमीटर, स्टेज माइक्रोमीटर. तो आपका जो आईपीस माइक्रोमीटर है और नीचे जो रखा रहता है माइक्रोस्कोप के स्टेज माइक्रोमीटर, तो सबसे पहले आपको उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है. कैलिब्रेट करेंगे और जब आप स्लाइड रखेंगे नीचे तो आप इजीली पार्टिकल्स को मेजर कर सकते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स में ये होता है कि आपको सबसे पहले कैलिब्रेट करना है स्टेज माइक्रोमीटर को और आपको आईपीस माइक्रोमीटर से, जिससे आप जब रीडिंग करेंगे तो आपको एग्जैक्ट रीडिंग मिलेगी. फिर आप स्टेज आपका जो सैंपल प्रिपरेशन होता है, व्हीकल जो हम यूज करते हैं इसमें, आप व्हीकल यूज कर सकते हैं, नॉन एक्वस, एक्वस, अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग. इसमें व्हीकल का जो सिलेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे आपका वाटर सॉल्युबल आपका ड्रग सब्सटेंस है तो नॉन एक्वस आप व्हीकल यूज करें, जैसे कि पैराफिन ऑयल और अदर ऑयल जो सिस्टम होते हैं.
अब इसमें आपको कितने पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना पड़ता है, लगभग 625 पार्टिकल्स का कैलकुलेशन करना पड़ता है। क्या किया आपने इसकी प्रोसीजर में, सबसे पहले आप सैंपल प्रिपेयर करते हैं, सैंपल प्रिपेयर करने के बाद में उसका सस्पेंशन बनाने के बाद में एक व्हीकल में आप जो माइक्रोस्कोप है उसका आईपीस और स्टेज माइक्रोमीटर को सेट करने के बाद में उसको कैलिब्रेट करते हैं। फिर आप स्लाइड में सैंपल को माउंट करने के बाद में कवर स्लिप ऊपर से रख देते हैं। इसमें आपको एडवांटेज क्या मिलते हैं, जब आप पार्टिकल साइज कैलकुलेट करोगे और ये आपको 625 पार्टिकल्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। एडवांटेज इसका ये होता है कि आप पार्टिकल्स को विजुअल व्यू मिलता है आपको, ऑप्टिकल मतलब कि आप देख सकते हैं पार्टिकल्स को इजीली आप यदि कोई आपका एग्लोमरेट है या पार्टिकल्स क्लम्प है तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज की बात करें तो डेफिनेटली 625 पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना, 500 पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना, इट्स वेरी टीडियस, टफ होता है ये। तो ये एक बेसिक था। हाँ, एक चीज और कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, एग्जाम्स में ऑप्शंस आते हैं कि आप जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में डायमीटर पार्टिकल्स की मेजर करते हैं वो क्या होता है। डायमीटर जो आप पार्टिकल की मेजर करते हैं वो आपका प्रोजेक्टेड डायमीटर, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, और भी डायमीटर होती है लेकिन प्रोजेक्टेड डायमीटर के फॉर्म में आप जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से डायमीटर मेजर करते हैं वो होता है। फिर सेकंड हम बात करते हैं सीविंग मेथड। सीविंग मेथड का यूज आप लोगों ने कॉलेजेस में भी किया होगा। सीविंग मेथड में ये सबसे सिंपल मेथड होती है और इसकी लोअर लिमिट जो है 50 माइक्रोमीटर की पार्टिकल्स की मेजर करने की। ये वेट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है। यदि हम एप्लीकेशन की बात करें तो टैबलेट, कैप्सूल्स वगैरह को यदि पार्टिकल कैलकुलेशन करना है हमको साइज या उनका पार्टिकल्स का जो हमको मेजरमेंट करना है, स्टडी करना है, तो सीविंग मेथड सबसे अच्छी मेथड होती है। अब इसकी प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर से पहले कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन इसमें क्या होते हैं कि आपको पूछा जाता है एपर्चर साइज क्या होता है, फिर आपको पूछा जाता है सीव नंबर से क्या समझते हैं। कई सारे बच्चे नहीं बता पाते सीव नंबर से, इट इज वेरी सिंपल, इसको ध्यान में रखना है। एपर्चर साइज क्या होता है, आपका जो सीव होती है वो एक छन्नी के जैसे होती है, आप देखेंगे तो उसमें जो होल होते हैं उसको हम बोलते हैं एपर्चर साइज। और स्टैंडर्ड सीव नंबर के अकॉर्डिंग फार्माकोपिया में एपर्चर साइज और सीव नंबर के अकॉर्डिंग बताया गया। जैसे इंडियन फार्माकोपिया में हम बात करें तो इंडियन फार्माकोपिया में आपका सीव नंबर जैसे 85 सीव नंबर है तो उसका एपर्चर साइज जो है माइक्रोमीटर में 35 माइक्रोमीटर है। यदि हम सीव नंबर 10 की बात करें तो उसका एपर्चर साइज जो है 1700 माइक्रोमीटर है। अब ये सीव नंबर क्या होता है, इसको सिंपल तरीके से आप देखेंगे, जो सीव नंबर का मतलब ये होता है कि उसके 1 स्क्वायर इंच में कितने होल प्रेजेंट है या पोर कितने प्रेजेंट है 1 स्क्वायर इंच एरिया में, उसको हम बोलते हैं उसका सीव नंबर। जैसे मान के चलो सीव नंबर 10 है, मतलब उसके 1 स्क्वायर इंच के एरिया में 10 होल्स है, मतलब आपका जो पार्टिकल्स रहेगा कोर्स पार्टिकल्स में से आपका फिल्टर हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा। जब हम बोलते हैं 85 सीव नंबर, 85 नंबर मतलब इतने ही एरिया में 85 पोर्स हैं उसमें, तो ये आपका फाइन सीव के अंतर्गत आ जाएगा, कोर्स और फिर मॉडरेट और फिर बहुत फाइन हम बात करेंगे। तो प्रोसीजर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी आपका जो भी पाउडर होता है आप उसका वजन जो है तौल लेते हैं, उसका वे कर लेते हैं। उसके बाद में आप इनको कैसे अरेंज करते हैं, सीव सेकर एक होता है आपका, उसमें सबसे जो कोरेस्ट जो सबसे आपका सीव नंबर होता है, जैसे कि मान के चलो 20 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 20 नंबर सीव, फिर उसके बाद में आप रखेंगे 40, 60, 80, फिर जैसे आप 100 बढ़ाते जाएंगे। तो अलग अलग नंबर्स में आप सबसे पहले जो सबसे कोरेस्ट होगा सबसे ऊपर रहेगा, फिर आपका फाइनेस्ट। तो पार्टिकल्स ऊपर से नीचे वेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वेट डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें लगभग जो है आपका 15 मिनट का आप टाइम यूज करते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, सबसे सिंपल है ये मेथड और इजीली कर सकता है कोई भी इसको। डिसएडवांटेज है पार्टिकल में एट्रीशन होता है, पार्टिकल ब्रेकडाउन हो सकते हैं, ये इसमें एक प्रॉब्लम होती है। फिर हम बात करते हैं सेडिमेंटेशन मेथड की। तो सेडिमेंटेशन मेथड का यदि हम प्रिंसिपल की बात करें तो ये सेडिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड होती है कि पार्टिकल्स का ऊपर से नीचे आने का जो टाइम होता है उसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। इसमें सैंपल सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि इसमें भी सैंपल हमें बनाने के लिए ये ध्यान में रखना है कि यदि नॉन एक्वस, एक्वस और गैसियस मीडियम, हम तीनों मीडियम इसमें यूज कर सकते हैं। फिर पीपेट मेथड इसमें बहुत ज्यादा फेमस मेथड है, इसको हम एंडरसन पीपेट मेथड भी बोलते हैं। एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको एंडरसन पीपेट मेथड भी बोलते हैं। अब यदि हम बात करें इसके प्रिंसिपल की तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल ये कि पार्टिकल्स जो होते हैं, सस्पेंशन जो होता है, धीरे धीरे पार्टिकल्स नीचे आते हैं और एक आपका पीपेट होता है, पीपेट से आप उनको सैंपल को निकालते हैं और उसका सेडिमेंटेशन जो बेसिकली स्टॉक्स का फॉर्मूला होता है उससे आप कैलकुलेट करते हैं। यदि हम देखें कि एंडरसन पीपेट कैसा बना होता है तो आप सिंपल तौर पर यदि देखें तो आपने हैंडपंप का स्ट्रक्चर देखा होगा कि हैंडपंप एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बाहर एक सिलेंडर है, अंदर एक पाइप है और बाहर एक आपका कॉर्क लगा हुआ है जिससे आप पानी निकालते हैं। तो इसमें भी वैसी सिस्टम होता है कि आपका सबसे बाहर एक सिलेंडर होता है और उसमें एक वर्टिकल स्केल लगा हुआ रहता है। सिलेंडर लगभग 500 या 550 ml का होता है बाहर का सिलेंडर, उसके अंदर पीपेट लगा हुआ होता है। पीपेट लगभग 10 ml की कैपेसिटी का होता है
और ये नीचे बॉटम तक जाता है। अब उसमें क्या करते हैं, आपका क्या क्या चीजें हो गई, कॉर्क हो गया, कॉर्क ऊपर लगा रहता है जिससे आप सैंपल को निकाल सकते हैं। पीपेट हो गया आपका, पीपेट अंदर लगा रहता है, सिलेंडर बाहर होता है, सैंपल आप उसमें आप जो सस्पेंशन है फिल कर देते हैं सिलेंडर में। और पीपेट क्या करते हैं, कॉर्क की मदद से आप पीपेट से सैंपल को अलग अलग टाइम इंटरवल में आप ड्रॉन आउट करते हैं, निकालते हैं और उसका कैलकुलेशन करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, निकालने के बाद में आपका जो पार्टिकल्स रहेगा वो वेट रहेगा या आपका उसमें स्लरी मिक्स रहेगी। तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको अलग अलग मेथड, जैसे एवापोरेशन मेथड हो गई और आपका सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से पार्टिकल अलग कर लेंगे, लिक्विड अलग कर लेंगे। और उसके बाद आप स्टॉक्स वगैरह का जो आपका स्टॉक्स फार्मूला है, इसमें आप फार्मूले में पुट करके वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे 18 ईटा एच, आपका ईटा विस्कोसिटी को इंडिकेट करता है, हाइट को इंडिकेट करता है, कितनी हाइट से आपका सेडिमेंट आपका डाउन आ रहा है। फिर आपका डेंसिटी डिफरेंस सॉलिड और आपका लिक्विड की डेंसिटी डिफरेंस क्या है, ग्रेविटी, और टाइम कितना लगा सेडिमेंटेशन होने में। इसका एडवांटेज क्या है, ये मेथड आपका सस्पेंशन वगैरह के पार्टिकल्स और सेडिमेंटेशन सस्पेंशन के लिए होता है, तो ये बहुत अच्छी होती है सस्पेंशन के लिए। डिसएडवांटेज क्या है कि इसके लिए हर कोई नहीं कर सकता, देयर इज अ नीड ऑफ एक्सपर्ट्स टू कैलकुलेट द वैल्यू एंड ऑल। फिर हम बात करें आपका कल्टर काउंटर या कंडक्टिविटी मेथड। कंडक्टिविटी मेथड आपका जो इसमें कंडक्टिविटी मेथड में आप इलेक्ट्रिकल करंट बेस्ड ये मेथड होती है। कल्टर काउंटर इसकी सबसे फेमस मेथड है। और यदि हम बात करें इसमें 0.5 से 500 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं और 4000 पर पार्टिकल्स पर सेकंड आप इसमें मेजर कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये एक्सपेंसिव होती है। कल्टर काउंटर मेथड या कंडक्टिविटी मेथड को आप यदि समझना होगा तो कैसे समझेंगे, इसमें जो हमारा सैंपल होता है हम उसका इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्यूशन बना लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्यूशन जब हम बना लेते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी आपका एक पूरा का पूरा सेल सिस्टम होता है जिसमें आपके इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, इलेक्ट्रोड में ओरिफिस लगा हुआ होता है। इलेक्ट्रोड में जो सॉल्यूशन सैंपल भरा हुआ होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो रेजिस्टेंस या वोल्टेज जो होता है वो स्टैंडर्ड वोल्टेज अप्लाइड होता है। जैसे कि मान के चलो कोई लाइट की रेज जो है या कहीं पर करंट सप्लाई हो रहा है, यदि करंट सप्लाई में कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी व्यवधान आता है या रुकावट ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो वहां पर उसका वेवलेंथ में चेंज होता है या इंटेंसिटी में उसके वोल्टेज में चेंज होगा। यहाँ पर क्या होता है, पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग जैसे ही पार्टिकल जब इलेक्ट्रिकल करंट हम अप्लाई कर देते हैं और हम अपने जो सस्पेंशन है जिसको हमें पार्टिकल साइज डिटरमाइन करना है, सैंपल जो हमने बनाया है, जैसे हम इंजेक्ट करते हैं सैंपल सेल में तो वो पार्टिकल्स ओरिफिस से पास होते हैं। ओरिफिस से पास होने से क्या होता है कि जितना ओरिफिस से वो पास होते हैं आपका जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है वहां से वो डिस्प्लेस हो जाता है पार्टिकल्स के कारण, तो वो आपका फ्लक्चुएशन जो है कैलकुलेट हो जाता है एम्पलीफायर में। मतलब आपका जो करंट चेंज हुआ उसको एम्पलीफायर आपका जो ग्राफिकल फॉर्म में आपका डाटा प्रोवाइड करा देता है, जिससे हम क्या करते हैं कंडक्टिविटी मेथड को मेजर कर सकते हैं। तो ये बेसिक एक सिंपल आइडिया था कि कैसे आप ऑप्टिकल मेथड, सीविंग मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड, कंडक्टिविटी मेथड को आप बता सकते हैं। इसका हम एक अलग अलग वीडियोस भी बनाएंगे अलग अलग मेथड के ऊपर, बट सिंपली आपको एग्जाम्स में क्या कैसे बताना उसके लिए ये वीडियो सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।